Am I audible to everyone? And can everyone actually see me properly? Okay, fine. Thank you for exercising patience. We were talking about the topic that was Sino-Use relations. अब हमारी कोशिश ये है कि हम किस तरीके से कोई 2 topics per day करें. But I'm trying to update some topics and trying to bring new dimensions in those topics. So based on that, we will be covering certain things. हम अभी पढ़ेंगे civil military relations का topic. रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं लेक्चर. जहाँ पे कोई आपको इश्यू हो आपने मुझे बता देना है. I would pause recording first and then will continue. क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि मैं आपको जो रिकॉर्डिंग भेजूं तो उसमें फिर हम किसी irrelevant गुफ्तगू में चले जाएं, या हम जिसे कहते हैं डिस्कशन विद इन डिस्कशन. ठीक है. सो कि आप पहले सुनेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको अगर इमीडिएट कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू वुड जस्ट राइट एंड वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज ये बड़ा पॉसिबल होता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई 5वीं स्लाइड में पहले ही कवर हो, क्योंकि मैं जब लेक्चर प्लान कर सवाल जहन में रख के ही काफी चीजें बना रहा होता हूँ. सो फेयर चांसेस आर देयर कि वो एड्रेस हो जाएगा. इन केस वो नहीं होता तो देन योर क्वेश्चन वुड स्टे देयर एंड आई वुड नॉट लीव विदाउट एक्चुअली आंसरिंग दैट. आई वाज टेलिंग इन वन ग्रुप दैट आई एम नॉट अशरफ गनी that who will flee and end the class without actually answering that. मैं 2 चीजें करता हूँ. एक, if I know I answer that. If I don't know I just confess कि I don't know and then I just read it out and answer the other day. This is how the academic integrity basically works out. ठीक है कि झूठ के ऊपर कोई चीज नहीं होती. It is all plain and clear. It is all transparent and on the record. Recording in progress. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to the class of Current and Pakistan Affairs combined session. This topic is solely related to current affairs, Pakistan affairs, but nonetheless has the roots in the debates of the current affairs. Civil military relations बड़ा एक important, controversial और एक निजी टॉपिक रहा है एस्पायरेंट्स के लिए. पर्टिकुलरली हमने जब इस टॉपिक के बारे में अप्रोच से किए तो ट्रेडिशनल एस्पायरेंट उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन को फॉलो करता है. फॉर एग्जांपल जिन्ना साहब के दौर में ये हुआ, 1958 में मार्शल लगा, फिर यहया खान का दौर आया, फिर ज़ियाउल हक, फिर परवेज मुशर्रफ एंड सो ऑन. सो द डिबेट इज बेसिकली डायल डाउन टू द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. असल मसला कहाँ पे आ रहा है कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं है. मैं डे 1 से आपकी जो ओरिएंटेशन हुई है उसमें इस बात के ऊपर ये खाक सर बड़ा फोकस कर रहा है कि इसके ऊपर आप फोकस करें. तो हम दोनों तरह के अप्रोच को पढ़ेंगे. हम एक तो टाइमलाइन वाली जो अप्रोच है ऑब्वियसली दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग मेनी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग्स, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज एंड एटलीस्ट न्यू डायमेंशंस टू द टॉपिक, हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स और हम देखें कि आज हम इसे कितना फर्स्ट पार्ट में कितना हम इसे पढ़ लेते हैं. Recording stopped. Recording in progress. So, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो मैंने उसकी एक बेस लाइन आप लोगों के साथ जो है वो एक एस्टैब्लिश कर ली है कि विदाउट आउटलाइन हम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे. उसका एक फंडामेंटल फायदा हमें ये हो जाता है कि हमें एक स्ट्रीम ऑफ थॉट क्लियर हो जाती है, हमें स्कीम ऑफ थिंग्स क्लियर हो जाती है कि इस टॉपिक में रेलेवेंट चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और इस सवाल की जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या है. क्योंकि आपको पता है कि जो सवाल आता है वो किसी खास सब एस्पेक्ट के ऊपर आता है. ब्रॉडर ये खुला टॉपिक नहीं आता कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस बयान करें और कैसे ये पाकिस्तान में इवॉल्व है. ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन उनकी कोई जो खास डायमेंशन है वो आ सकती है. बट उसके लिए जरूरी है कि हमें इस टॉपिक को हर एंगल से कवर करना होगा. सो आउटलाइन प्रोवाइड्स अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू सो. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सिविल मिलिट्री रिलेशंस, हम CMR टर्म इस्तेमाल करेंगे अपनी गुफ्तगू में. प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री से हम देखेंगे कि क्या ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ. अप्रोचेस क्या हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने में. दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में डिफरेंट है,
सेकेंड वर्ल्ड में डिफरेंट है, अब तो सेकेंड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, थर्ड वर्ल्ड का भी नहीं रहा है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड में अगेन देयर इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो टू से द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज अ डिफरेंट नेचर एंड टाइप ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस एज compared to the developing and underdeveloping world. But my focus would primarily be on the theoretical underpinning of the CMR, irrespective of the debate कि वो पाकिस्तान की है या ग्लोबली की CMR और मुल्क की करें, क्योंकि हमारे एस्पायरेंट का एक और मसला ये कि हर चीज को पाकिस्तान के अलावा इमेजिन ही नहीं कर पाता. हालांकि वे मल्टीपल केसेस इन पॉइंट, तुर्की की हम मिसाल ले लेंगे कि कहाँ वहां पे कैसे CMR ठीक हुए, हम बांग्लादेश की मिसाल लेंगे, हम इंडिया की मिसाल ले लेंगे, हम इवन अमेरिका ममालिक की मिसाल लेंगे कि जहां पर सिविल रिलेशंस एग्जिस्ट. टाइमलाइन हम थोड़ी सी देख लेंगे क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा केस स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच के साथ लेके चलेंगे ताकि हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक डिफरेंट मैनर में कैटर कर लें. दिस इज ऑल. अब हम उसके बाद आ जाते हैं, अगला मसला होता है क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस मैंने सारे यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन हमारी जो हर एक हेडिंग होती है वो इटसेल्फ एक क्वेश्चन होती है, और या तो वो क्वेश्चन हो या वो एक बड़ी किताब में खुलासा होती है. तो ये जो स्लाइड्स, लेकिन मैंने हर एक स्लाइड को कोई 20 से 25 से 30 पेजेस तक जो है वो एक्सटेंड किया है. उसके पीछे भी एक थॉट है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो थॉट ये है कि एस्पायरेंट्स ना लेक्चर ले लेते, बातें समझ आ जाती, सीक्वेंस डेवलप होती, अब फिर जब वो नोट्स बनाने बैठते फिर वो उनका जो ना मामला खराब हो जाता. फिर मैं नोट्स चेक करता, फिर उसमें और मतलब डिफरेंट तरह की अप्रोच आ जाती एंड देन थिंग्स बिकेम प्रॉब्लमेटिक. दो के जो एस्पायरेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं अपीयर हुए हैं बोथ इन आईआर एंड करंट पार्क, द रिजल्ट हैड बीन सैटिस्फैक्टरी. ऐसे में ऑब्वियसली थोड़ी खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, बट नॉनदलेस आई जस्ट रिवाइज दिस पर्टिकुलर अप्रोच कि आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में जो सारे का सारा कंटेंट है वो भी दिया जाए. अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो मौजूदा सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, चूंकि इनकी रूट्स प्री पार्टीशन एरा में है, सो वेदर द मिलिट्री प्लेड एनी पॉलिटिकल रोल अंडर द ब्रिटिश, और अगर नहीं किया तो फिर पोस्ट पार्टीशन एरा में ऐसी क्या डायनामिक्स थी जिसकी वजह से मिलिट्री assumed the political role. For example, the 35 plus years had been the essentially direct military rule in Pakistan. फिर एक और डिबेट ये कि whether there were factors which helped the military become politically a powerful institution in Pakistan or it was solely by design or by accident. फिर एक डिबेट ये कि the way military achieved its powerful political status, what is the reason behind it. In addition to that हम ये भी डिबेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 4-5 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. एक मिसाल ये है कि CMR currently are by product of the post colonial dynamics of state and society of Pakistan. फिर एक और डिबेट इसमें ये है कि civil military relations in Pakistan are described as such. वसीम अमन की कोटेशन है कि in Pakistan military has authority but no responsibility, whereas the civilian government has responsibility but no authority. Comment on that. ठीक है. फिर एक और है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, रेलेवेंट डिबेट है कि आया मिलिट्री एज अ फोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, उसका मैंडेट है या नहीं है. फिर डिबेट एक और भी आ जाती है कि सिविलियन व्यू क्या है CMR के बारे में, मिलिट्री व्यू क्या है CMR के बारे में, और उसका एक फिर कंपैरेटिव एनालिसिस है. फिर हम इसमें क्वेश्चंस में ही हम फिर वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एग्जाम्पल देके. फॉर एग्जाम्पल एक सवाल हम ये भी कर सकते हैं कि तुर्किश मिलिट्री coup जो हुआ 2016 में वो हमें क्या बता रहा है कि पाकिस्तान में CMR कैसे बेहतर हो सकते हैं, और हमें बतौर कौम उसके लिए क्या आईनी, सियासी और माशी माशरती या जो. हैविंग सेड दैट एक और अब हम चूंकि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के बारे में भी साथ साथ बात करते हैं, अमूमी तौर पर मैं पहले हफ्ते में कर लेता हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स जो है वो डिस्कस, बट नॉनदलेस हम साथ साथ इसको जो है वो डिस्कस करते हैं. अब अगला बड़ा मसला आता है एस्पायरेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन लिखना. यहाँ पे जो मैं इंट्रोडक्शन, ये जो स्लाइड्स में आप देखते हैं, दैट इज एन ओपन एंडेड इंट्रोडक्शन. इसमें मैं इस तरह के सेंटेंसेस इनकॉर्पोरेट करता हूँ जो कि आपके
CMR के साथ जो भी टॉपिक रेलेवेंट आ जाए, किसी भी डायमेंशन का आ जाए, तो ये क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक जॉर्गन है, स्पेसिफिक अप्रोच है, थोड़ी सी डायमेंशन क्लियर है। अदरवाइज आपने जो इंट्रोडक्शन लिखना होगा पेपर में, वो कोई 100 वर्ड्स का होगा, मैक्सिमम 120 वर्ड्स का होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और उसमें इंट्रोडक्शन की नेचर यही होती है कि इट मस्ट बी रिटन एज पर द नीड ऑफ द आंसर, कि आपसे किस डायमेंशन में सवाल पूछा गया। हम एक ओपन एंडेड इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये लिख लेते हैं, उसमें हम कोटेशंस भी लिख सकते हैं, हम कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और कोटेशन भी इसमें फिर आपको रेलेवेंट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिन्ना साहब की एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जो कि अक्सर CMR या पॉलिटिकल इवोल्यूशन या इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, you do not make national policy, it is we the civilians who decide these issues, and it is our duty, it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted। एक और ये भी है कि जब भी हम बात करते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, तो एक टर्म आप याद कर लें, क्रॉसिंग द रूबिकॉन। दिस वाज द टर्म एंड दैट वाज बेसिकली coined in the रोमन एम्पायर। वहां पर भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की ही बेसिकली, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है पूरी दुनिया का, उसमें कहीं ना कहीं पे जाहिर सी बात है रोमन एम्पायर जो पहले वाले एम्पायर थी उनसे शुरुआत की जाती है। तो वहां से ये टर्म बेसिकली निकला हुआ है, और उसका बेसिकली मकसद ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिविलियन ओवर द मिलिट्री स्फीयर, और व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलिट्री ओवर द सिविलियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन आपस में वर्क कर लेते हैं। एक और तस्वर इसमें ये भी आता है गैरिजन स्टेट का। लास्टवेल ने अपनी जो सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है वो साइड ए के ऊपर दी है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब आप देखेंगे, ठीक है। अब ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, आप इससे बेशक इनकी साथ में स्क्रीनशॉट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लेते जाएं, दे वुड बी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैज बीन both under the military and the civilian control with the passage of its political history. In between, there has been various kinds of mishaps and mistrust occurred between two regimes. Frequent political instability in the country prompted our forces to run in the affairs for the smooth running of the economy, which has weakened the democratic process in the country. अब इस तरह के मैं जुमले अब पेपर रीडिंग नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर पर पेपर रीडिंग नहीं होती, लेकिन आई एम जस्ट रीडिंग दिस इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के जो पैसेजेस है ना, दे वुड नॉट ओनली बी हेल्पफुल इन जस्ट करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स, बट कोई ऐसे आ जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर भी ना, तो भी आप इस डिबेट को वहां पे रेलेवेंट बना सकते हैं। सो इट्स एंटायरली योर जॉब हाउ यू मेक दीज थिंग्स मोर रेलेवेंट इनटू मल्टीपल पैराडाइम्स। आप इसे अगर ये समझे कि दिस इज सिर्फ और सिर्फ CMR से रेलेवेंट, तो CMR से रेलेवेंट है। आप अगर इसे ये समझे कि इट इज रेलेवेंट टू द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट दैट कम बिफोर यू, इट इज रेलेवेंट एवरीवेयर। CMR की डिबेट को अब हम थोड़ा सा लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखते जाएंगे। पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस में जो है, जो भी डायमेंशंस हमें नजर आ रही हैं, उनमें किसी टाइम पीरियड में कोई बैलेंस नजर आया है, किसी टाइम पीरियड में इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द सिचुएशन हैड बीन एज सच, और वो सिचुएशन ये रही है कि मिलिट्री हैज बीन इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द अफेयर्स। Civilian supremacy had been the repeated mantra, in particularly in post-2008 scenario. This approach has been quite visible. That military has actually, so to say, on paper, surrendered its sphere of influence, and the civilian government is practically in the at the helm of the affairs. But nonetheless, there is a perception that there is a soft martial law, there is a limited coup, or because of the frequent appointment of the retired military personnel on the key posts of the different state institutions actually reinforces this fact that whole civil military relations का जो apparatus है, that is basically imbalanced. So overall हम इस पूरी पैराडाइम में लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट के, फिर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं आपको बताऊं, हम IR का पेपर दे रहे थे, एक टर्म आ गया कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। पीपल वर अनेबल, एस्पिरेंट्स वर अनेबल टू attempt this question primarily because they didn't knew this term. अब CMR में भी आप में से लेट्स से मैं कहूँ 80% लोगों को आ रहा है, but then there is a catch in that कि हमें फिर एकेडमिक डेफिनेशंस नहीं पता होती, हम एक होती वर्किंग डेफिनेशंस, वो हम बना लेते हैं।
क्योंकि हमने इतना डिस्कोर्स वैसे ही एक इंटरनलाइज किया होता है अखबारों से, रीडिंग से, या वैसे मीडिया के थ्रू जो हमारी सोशलाइजेशन होती है आइडियाज के बारे में. बट देन एग्जाम रिक्वायर्स एन एकेडमिक एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग, एंड देन एकेडमिक एनालिसिस आल्सो एक्सटेंड्स टू योर डेफिनेशनल स्कोप. तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो CMR shows basically the relationship between these two institutions, particularly focusing on the military professionalism and its impact on polity, state and society. CMR में फिर ये भी बात आ जाती है कि how is their relationship as a whole between the civil society, जिसमें फिर मल्टीपल और भी चीजें आ जाती है, and the military organizations, या जो भी organizations हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बयान गई हैं की गई हैं, and that also includes the law enforcement agencies and the, let's say, the intelligence apparatus. So ओवरऑल मकसद ये होता है कि किस तरीके से सिविलियन कंट्रोल मिलिट्री के ऊपर एस्टैब्लिश किया जाता है और उसकी क्या डायनामिक्स है. फिर इसमें ये भी फिर मल्टीपल चीजें अब आ गई हैं जो कि डिस्कस होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, साथ ही मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की कोर्स किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, उनका ट्रेनिंग किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, किस तरीके से आइडियोलॉजिकल सोशलाइजेशन होनी चाहिए ताकि सिविलियन को एक आउटसाइडर या किस तरह का इंडिविजुअल देखा जाए या ना देखा जाए. वॉर के बारे में क्या है अप्रोच. अब वॉर फिर जो मौजूदा हालात में वो सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं रखती, जैसे पहले होते थे कि जी फ्रांस ने पर्शिया के ऊपर फौजें चढ़ा दी, बरतानिया ने जर्मनी के ऊपर फौजें चढ़ा दी. वहां पे क्या क्या था कि एनिमी वाज वेरी मच क्लियर, द बैटल लाइंस वर क्लियरली ड्रॉन. लेकिन 21st सेंचुरी में जो वॉरफेयर है दैट इज नॉन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ वॉर विद इन रादर देन वॉर विदाउट. आप दुनिया के मल्टीपल ममालिक की मिसाल दे सकते हैं. सो उसके बारे में भी इसके पढ़ा जाता है कि इफ देयर इज अ वॉर विद इन, व्हाट इज द रोल ऑफ द मिलिट्री, शुड देयर बी रोल ऑफ द मिलिट्री, एंड इफ देयर इज एनी रोल ऑफ द मिलिट्री, टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी लिमिटेड और नॉट. फिर उसमें ऑब्वियसली सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होगी, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, या जो और दीगर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स होंगे उनकी बात होगी. मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ पाकिस्तान का, फिर हम इसकी जो थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स हैं उसकी बात कर लेते हैं. जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग on, let's say, 14th August 1947, and primarily based on the fact that जैसे जिना साहब ने कहा कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग सो दैट ब्रिटिश राज में नॉट समडे बी रिप्लेस्ड बाय राम राज. पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो कि हमारा नैरेटिव और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद के ऊपर फाइनली 1947 में ब्रिटिश इंडिया की डीकोलोनाइजेशन के नतीजे में वजूद में आया. अब दो नई डोमिनियन स्टेट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम जितना भी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं इंडिया में वो कदरे इफेक्टिव है, इंट्रेंस्ड है और ब्रॉडर लेवल तक पेनिट्रेटेड है. फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली में पूरा एक दारुल हुकूमत बना हुआ है, एंड द न्यू गवर्नमेंट इज गोइंग टू अज्यूम द कंट्रोल विद वेरी लिटिल डिफिकल्टी. द केस ऑफ पाकिस्तान इज एंटायरली डिफरेंट. हमें ब्यूरोक्रेट वहां से बुलाने पड़े, हमें एसेट्स वहां से लेने पड़े, एंड द होल स्टेट एंड सोसाइटी वाज नॉट डेवलप्ड ऑन द लेट्स से लाइंस ऑफ सो टू से द नेशन स्टेट. तो उस सूरत हाल में हमने देखा कि किस तरीके से मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक एलीट एक वाहिद फोर्स बनी जिसने मुल्क को रूल किया. इसमें एक थोड़ी सी वजह हम आगे ये भी देखेंगे कि ब्रॉडर काजेस क्या थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो इतनी ब्रॉडर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको इतनी वाइडर मैस सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तान बनने के बाद आपने देखा कि वो गायब ही हो गई है. तो उसके मल्टीपल यहाँ पे फैक्शंस बन गए. पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से वो PML बन गई. अब जब PML यहाँ पे वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे उसकी फैक्शंस आपको जहन में आएंगे. वो काफ नजर आएगा, वो नून नजर आएगा, वो जैसे अल्फाबेट है अरबी वाली, अलिफ बे ते से नून काफ, इस तरीके से. सो politically Muslim League couldn't be the force to unite a country and the cadre. उसकी एक वजह भी ये थी ना कि जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप जिसका सारा वोट था ही डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. खैर दैट प्रोवाइडेड रूम टू मिलिट्री. सेकेंडली इसमें ये भी आइडिया हो जाता है कि 1948 के जो सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस थे, फॉर एग्जांपल एक तो एसेट्स के ऊपर डिवीजन का मसला, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर मसला, रेफ्यूजी क्राइसिस का मसला, फिर उस टाइम इंडिया की कश्मीर में जो है वो
लेट्स से इंट्रूजन और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर में वार, फिर पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी का रिक्विजिट लेवल पे ना होना और एक्सटर्नल स्टेट्स के ऊपर रिलाय करना, ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट वाज लेटर नोन एज द सिक्योरिटी स्टेट। ठीक है, और उसका अल्टीमेट शाखसाना हमें ये मिलता है कि 1948 में इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मिलिट्री ने अब कोवर्ट इंटरवेंशन के बजाय अब ओवरली पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। 1970s में हमने चेंज देखी, then the civilian government was in power, but then we had already lost half of our let's say territory and the people at large. 1977 में this whole course was changed again, so military rule again extended for 11 and a half years until the death of Zia on 17 August 1988. उसके बाद फिर जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुई तो एक हमें पैटर्न नजर आता है, वो हम याद कर लें कि कोल्ड वार में सोवियत यूनियन और अमेरिका की मुश्तरका कोशिश ये थी। अब मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट भेजा है कि सीएमआर में एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या रोल है, तो कोल्ड वार को आप एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रिज्म से देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि ये सारी बातें आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपने इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, बट देन द होल टास्क ऑफ दिस डिस्कशन इज टू एनलाइटन विद यू विद अ होलिस्टिक अप्रोच, कि आप इसके बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप इसके बारे में एक ब्रॉडर एनालिसिस जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज रेफरिंग, एक्सटर्नल डायमेंशन में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इट वाज द प्राइम पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी ऑन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड अमेरिका टू सपोर्ट डिक्टेटर्स अब्रॉड इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल आप देखें 1953 में रूल था वो लेजिटिमाइज ही तब होता है जब 9/11 होता है, अदरवाइज देयर वुड नॉट हैव बीन दैट मच अ पॉसिबिलिटी कि पीपल वुड हैव इवन अफोर्डेड military rule in those circumstances. So we have seen that soldiers have run the country, civilians have run the country, and at times the relations have been very much cordial, and at the same time relations had been very much confrontational. 21st सेंचुरी में हमने बड़ी डायमेंशंस देखी हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज में जैसे तुर्की है, वहां पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ने नया अपना जो रास्ता है वो अख्तियार कर लिया है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ये कि आप ग्रेजुअल जो है वो जो पावर है वो हासिल कर लेते हैं रादर देन चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑल टुगेदर एट वंस। जैसे एर्दोगान की पार्टी है दैट केम इन पावर इन 2001 और अब 2016 में उसकी इतनी अहमियत बन गई कि पीपल केम टू द स्ट्रीट्स। Pakistan context it was primarily the US-led war on terror, the Washington's geostrategic concerns in South Asia, its policy towards containment of China. उसकी वजह से पाकिस्तान का ये जो let's say military apparatus है उसके ऊपर influence जो है वो shifting balance में होता गया. But then again, Pakistan had been governed by the soldiers, little for the admirers of the parliamentary democracy and peace. So इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस का जो तस्वर है वो डिस्कोर्स के ऊपर एक्सप्लेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट अप्रोचेस मुख्तलिफ ऑथर्स इसके लिए अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच, अफवाह फैलाने वाले। प्रोपेगेंडा बेसिकली सर्व्स certain strategic interest, ठीक है, या certain vested interest of any individual organization and entity। अब ये जो प्रोपेगेंडा वर्ड है पहले तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी कहानी है। हिटलर की गवर्नमेंट में उसका एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था गोएबल्स, उसने ये बेसिकली टर्म कॉइन कर लिया कि ट्राई टू मेक माउंटेन आउट ऑफ मोलेन, एक इमेज बिल्डिंग करेंगे भाई वी आर द माचो मैन एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइव्स एंड मिल्क एंड हनी आर गोइंग टू। एक तो प्रोपेगेंडिस्ट व्यू है ओवरऑल पूरी दुनिया में, पूरी जो उनकी मिलिट्रीज हैं मुख्तलिफ ममालिक की उनके बारे में, दैट इज नॉट रिड्यूस्ड टू पाकिस्तान जस्ट। सो दोज हु लुक एट द मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग एंड द मॉडर्नाइजिंग फोर्स, के मॉडर्नाइजेशन आ ही नहीं सकती जब तक मिलिट्री का रोल ना हो। अच्छा, मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड फोर्स
डेवलप्ड वर्ल्ड की मिसालें ले लें, इवन डेवलपिंग वर्ल्ड, बांग्लादेश जैसे ममालिक, इंडिया जैसे ममालिक की मिसाल ले लें, तो हमें नजर आता है कि नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट हैज द बिगर रोल इन बोथ नेशन बिल्डिंग एज वेल एज स्टेट बिल्डिंग। फिर एक कंस्पायरेसी थ्योरीज का व्यू है, वो ये है कि मिलिट्री इज कंस्पायरिंग विद द फॉरेन पावर्स, particularly अमेरिका, in order to consolidate its power at the expense of the political forces। ये जो थ्योरी थी, कंस्पायरेसी थ्योरी, ये हमने जैसे बात की कि कोल्ड वॉर में बड़ी पॉपुलर थी, कि जहां जहां पे भी मिलिट्री को होता या जहां जहां पे भी डिक्टेटोरियल regimes को सपोर्ट हासिल होती, that was broadly associated with the US because US actually followed that very policy। नेक्स्ट इसमें फिर 2001 ऑनवर्ड भी हम ये अप्रोच रख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में अमेरिका ने इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। डिटेल में हम देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, those who see military from the prism of external forces, not just United States of America। इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। elite bargain theorist, उनका ख्याल ये है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम द एलीट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो उसमें कुछ एलीट की अपनी कोताहियां हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री को ज्यादा रूम मिल जाता है मेडलिंग का इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में। एक और व्यू है स्ट्रक्चरलिस्ट, जिसमें ये ख्याल किया जाता है कि मिलिट्री इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, जिसे हम कहते हैं हमजा अलवी की थ्योरी है, जैसे ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो भी सीएमआर है उसका अप्रोच करने के लिए। पहली थ्योरी को देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है प्रोपेगेंडिस्ट वाली, that was byproduct of these authors like परवेज इकबाल चीमा, जनरल फजल मुकीम खान, हंटिंगटन। उन्होंने मिलिट्री को एज अ नेशन बिल्डर के तौर पर देखा है। उनका ये ख्याल है कि मिलिट्री आप अपने आप में चूंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी वजह से उसने अपने 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 आप के लिए एक लिमिटेड सा पॉलिटिकल रोल भी जो है वो अज्यूम कर लिया है। इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप ही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से मिलिट्री पावर रिज्यूम कर लेती है। अदरवाइज मिलिट्री को डायरेक्टली गवर्न करना खुद भी अच्छा नहीं लगता और कॉन्स्टिट्यूशनली भी उनके लिए लिमिटेशंस है। इस आइडिया की जो सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है वो टू फोल्ड है। एक तो ये कि पोस्ट पार्टीशन जब पाकिस्तान था तो हमने देखा कि देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नो सिंगल पार्टी, particularly Pakistan Muslim League, was in power to consolidate the country, so the military intervened only because the politicians failed to consolidate the state and bring a new dimension। देखें, जिन्ना साहब थे तो किसी का कुछ नहीं था कि वो इंटरवीन कर ले, nobody even could dare to intervene, but then we had let's say people with the vested interest, so that basically nurtured the room for the military to enter। second, इसका जो ये जो लिटरेचर है उसका पर ये भी हमें मिसाल दी जाती है कि एक्चुअली पीपल वेलकम मिलिट्री। जैसे अगर फौज मार्शल लगा दे, जो कि जाहिर सी बात है अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम एक डिस्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं तो लोग मिठाइयां बांटेंगे। So that is the view that is part of the propagandist literature, and that regards military as a neutral political umpire. Umpire word is very much famous in Pakistan's discourse. सेकेंड है कंस्पायरेसी थ्योरीज का। ये जो व्यू है वो सईद शफकत है, आयशा जलाल है, इस तरह के जो व्यूज हैं, आई मीन तारिक अली है, ये वो ऑथर्स हैं जो कि अल्टरनेट व्यू है। Zain Haqqani is not acceptable in Pakistan, obviously, but the other authors have standing in Pakistan. The military is highly exploitative in fulfilling its institutional and organizational interest at the state। यानी कि जब हम
नैरेटिव सेट करना, पूरा जो नैरेटिव था वो लीनियर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स के ऊपर फोकस किया गया, और ये ज्यादा से ज्यादा बात जो है वो बावर कराने की कोशिश की गई कि जी सिविलियन लीडरशिप इनएक्टिव है, इनकॉम्पिटेंट है। हालांकि ऐसा नहीं था, इंस्टेंसेस में ऐसा नहीं था। फिर उसमें आप देखें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा रोल है, उसको देखा गया एज ए रेंट सीकिंग इंस्टीट्यूशन। रेंट क्या होता है, मैं आपको मिसाल दूं, रेंट सीकिंग आपको पता चले। अब हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास जो है वो फोर्सेस हैं, लेट्स से पुलिस है, पैस है, आप सिविल सर्वेंट्स हैं। एक तो सरकार आपको काम के पैसे देती है, मसलन तनख्वाह होती है, उसमें से जो है वो आप अपना सब कुछ सिस्टम जो है वो भी चला देते हैं, प्लस में जो आप प्रैक्टिकल जो है वो वर्क करते हैं, सरकार उसके आपको पैसे देती है। हमारे यहाँ क्या है कि एक्स्ट्रा फेवर्स ली जाती हैं, किसी से जो है वो ठेका लिया जाता है, उसके ऊपर परसेंटेज ली जाती है। नाउ दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज ए रेंट सीकिंग अप्रोच, कि जी रियासत को ऐसे चलाना है कि डिफरेंट जो फोर्सेस हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनसे बार्गेन करनी है, रादर देन स्टैंडिंग एज ए न्यूट्रल इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट, लेट्स से स्टैंड फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। सो यहाँ पे ये भी ख्याल किया जाता है कि जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, that turned out to be a rent-seeking institutions, both materially and politically befitting through its alliance with the Washington. और अल्टीमेट फोकस ये था कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो सोशल पॉलिटिकल फोर्सेस को इतना स्ट्रेंथ ना होने दिया जाए जो कि इस तरह के पावर्स को कंट्रोल करे, चैलेंज करे, और मिलिट्री डोमिनेंट पार्टी हेजमोनिक सिस्टम अपने आप में इंटैक्ट रहे। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू जो हमने बात की वो स्टीफन कोहेन जैसे ऑथर्स का व्यू है। उनका ये ख्याल है कि रेजिमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं फोर्सेस के, वो यूएस, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के, दे हैव बीन एनालाइज्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द यूएस पास। अब इसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू में कभी भी डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस को नहीं देखा जाता कि मुल्क में अपनी भी इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, और इनस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, या मल्टीपल सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। This approach particularly looks at the whole saga of events in Pakistan through external lens, कि कैसे अमेरिका जैसे ममालिक का ज्यादा फोकस आके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक हो जाए। तो हमने देखा है कि एक पाकिस्तान में बड़ी, एक वसीम अहमद खान की बड़ी अच्छी कोटेशन है मुझे ज़हन में आ रही है कि इन पाकिस्तान द सिविलियन गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू बी अथॉरिटेटिव whereas the military governments have tried to democratize the country. उसकी मिसालें आपको मिलेंगी अयूब खान के दौर में, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम एंड देन एक्सटेंशन ऑफ दी डिफरेंट फ्रेंचाइज। फिर आपको मिसाल मिलेगी परवेज मुशर्रफ के दौर। So this has been essentially remarked as a supreme force capable of using even coercive measures to democratize, integrate and consolidate the state of Pakistan. लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि इतनी ही कंसोलिडेटेड कंट्री में सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैव नॉट बीन कंसोलिडेटेड इन एनी स्फीयर व्हाटसोएवर। अब इसमें हमने जैसे शुरू में भी बात की, बुनियादी मसला क्या है, वही मसला है कि इसमें जो मैस पॉलिटिक्स है उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया। एवरीथिंग हैज बीन रिड्यूस्ड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो वी नो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैज अ लिमिटेशन। फिर एक थ्योरी है, आप में से शायद किसी अक्सर ने सुनी भी हो, वो है जी ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर, कि रियासत के कुछ इदारे होते हैं और उन इदारों में से कुछ इदारे ओवर डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो असर है वो वील कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमजा अलवी की बात है, हाँ हसन अस्करी रिजवी की बात है, मोहम्मद वसीम की बात है, आयशा सदीका की बात है। इसमें हमजा अलवी का बड़ा एक ना पॉपुलर थीसिस है, ओवर developed state structure, which says that military came to dominate Pakistan's socio-political and economic landscape because of the structural dynamics, as it was more developed as an institution rather than other institutions. खासतौर पर इसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में कोशिश की गई है कि इसे बयान किया जाए
कि किस तरीके से there had been a metropolitan bourgeois that co-opted with the coercive forces in order to dominate both polity and society. For example, civil bureaucracy or जो landed feudal class थी, they actually co-opted with the military, and finally the military grew up as the strongest tradition to the core. लेकिन अब इसमें सारे का सारा जो फोकस है वो फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है कि मिलिट्री couldn't have survived to rule this much had there been not been the role of the bureaucracy, because the bureaucracy had been central to the overall state structure in Pakistan because of its colonial nature, because of its let's say rent-seeking approach, because of how it has been penetrated deep into the politics and society of Pakistan. सो अपना जो पॉलिटिकल पावर हासिल करने की जो सारे का सारा जो पावर है वो ग्रैब करने के लिए जितनी भी क्लासेस हैं, वो लैंडेड फ्यूडल एलीट है, वो आप कह लें कि बिजनेस एलीट है, या इवन सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे के सारे जो हैं वो मिलिट्री को एज आर्बिट्रेटर के तौर पर भी देखते हैं. बट देन अगेन वी हैव अनदर अप्रोच ऑन दिस, वो रिजवी साहब के अप्रोच है, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है कारपोरेट इंटरेस्ट ऑफ द ऑफिसर के अंदर. मसलन हम मुल्क में ये देखते हैं कि ये बात कही जाती है कि नहीं फौज में तो तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती और जो सर्विसेज हैं वो भी पूरी नहीं होती. तो दैट इज ट्रू, वो जो जूनियर रैंक ऑफिसर्स हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी रैंक ऑफिसर्स हैं उनके जो हैं बेसिकली ये सारी डिबेट इसके ऊपर फोकस की गई. फॉर he has come under such an scrutiny. So there has been focus on the corporate personal cadre are dubbed as the national interest. और यही वो बात है जो कि कॉलोनियल सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी मिलती थी, न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान में भी मिलती है. मतलब कॉलोनियल वाला जो डिस्कोर्स है उसमें अभी तक कोई ऐसा बड़ी मैसिव लेवल पे चीज नहीं है. आहिर जलाल ने तो उसके ऊपर बड़ी पर किताब लिखी, मिलिट्री इंक, ठीक है, वो तो बैन है अभी पाकिस्तान में मल्टीपल रीजंस की वजह से भी, बट नॉनदलेस ये जो व्यू है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट जरूर and has a significance. अब यहाँ ना वो के साथ प्रेटोरियन ओलिगार्की या इसे प्रेटोरियनिज्म भी कहते हैं. इसका मकसद क्या है? इट इज बेसिकली pertaining to a state or a society where religious, feudal and armed forces form an alliance to rule the roost. अब इसमें जैसे एक किताब भी थी, शायद एक बड़ी पॉपुलर हो गई थी, पता नहीं किधर गई, मुल्ला मिलिट्री अलायंस इन पाकिस्तान, ठीक है, कि जहाँ पे फ्यूडल एलीट के खिलाफ रेजिस्टेंस आया वहां पे रिलीजियस एलीट ने बेसिकली कोऑप्ट कर लिया. Now that religious elite somehow has been pushed out of the power corridors, but then the forces like TLP, their emergence and everything that is very much there actually has some merit into this context. तो प्राइटोरियनिज्म अगर हम देखें तो पूरी इंसानी जो तारीख है उसमें बिल्कुल रहा है. पाकिस्तान हैज बीन नो एक्सेप्शन. पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी इस तरह का नहीं है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे स्मूथली होती चली जाए, एंड दैट इज आल्सो गिवन लेट्स से रूम फॉर दिस अलायंस टू एक्चुअली ग्रो एंड फास्टर. The most important cause of military intervention has been described here. और वो ये है कि they are not military but political and reflect the social and organizational characteristics of the military establishment, but the political and institutional structure of the state and society. तो वो बड़ा वीक है जिसकी वजह से ज्यादा इंटरवेंशन होती है. कॉलोनियल अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर या आखिरी अप्रोच हम इसे देख लेते हैं. कॉलोनियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लें तो वो हमें क्या मिलता है. वो हमें इस तरीके से मिलता है कि देयर हैड बीन अ गवर्नर जनरल, देयर हैड बीन अ वायसराय, and that has been state bureaucracy.
मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे भी हमें इसी तरह की एक अप्रोच मिलती है कि कैसे जो फोर्सेस थी इस तरह की वो इतनी पावरफुल हो गई कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली लेड टू दिस एंड दैट इज विदाउट एन एग्जाम्पल। colonial authority structure की significant pursuits capitalist interests और जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने इस ब्यूरोक्रेटिक पैटर्नलिज्म को प्रमोट किया। लैंडेड फ्यूडल एलीट का जो रोल था वो बहुत ज्यादा था। देन इट वाज रिड्यूस्ड बाय द स्टेट लेड इकोनॉमिक मैकेनिज्म, जो कि आज तक फिर जो है वो रेलेवेंट है। तो सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आती है कॉलोनियल दौर में, दैट वाज अ प्लान मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द रिक्रूटिंग डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड, कि लोगों को लगे कि वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड व्हेन पीपल थिंक दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, they have literally no reason to resist in first place. So British authorities were instrumental in creation of this praetorian oligarchy, and that extended in the politics of the post-partition Pakistan. शुरू में हमें क्या मिला? Weird Punjab is praetorian oligarchy. That is the central thesis of our discussion, because the 50% of the major chunk of British army was basically recruited from the Punjab. So Punjab, Muhajir और जो बंगाली थे, those were the major force of the British Army, and that extended in the post-Pakistan era. So colonial bureaucracy में भी हमें ये element नजर आता है, and at the same time हमें post-colonial bureaucracy में भी इस element की, और particularly मिलिट्री में भी हमें इस एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा एफिकेसी नजर आती है। पंजाबाइजेशन ऑफ, लेट्स से ये भी कहा जाता है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस कोऑप्टेड विद द मुहाजिर आइडेंटिटी, क्योंकि मुहाजिर थे तो माइनॉरिटी में, बट ऐसी हो गई कि दे हैव बीन रिड्यूस्ड वर्चुअली नथिंग। ठीक है, पर्टिकुलर जो रीसेंट ऑपरेशंस हो गए, अदरवाइज ये भी बड़ा मसला था। हमें इस आइडिया को भी थोड़ा सा देख लें, ये जो मुहाजिर आइडेंटिटी है ये पाकिस्तान में क्यों बनी, इंडिया में क्यों ना बन सकी। आप इंडिया में जाएं, कभी पूछें किसी से मुहाजिर है वहां पे, हालांकि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तो दोनों तरफ हुआ है। इंडिया में ये हुआ था कि उसे रेफ्यूजी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से कैटर किया गया, एंड दे वर नॉट अलाउड टू कंसंट्रेट, और वो अब वहां पे इंटीग्रेट हो गए। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला जो है वो चलता रहा, इवन आज तक तीसरी चौथी जनरेशन है पाकिस्तानियों की, बट देन क्वेश्चन इज एट दी फोरफ्रंट। अब हम थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं। पार्ट 1 जो हमारी गुफ्तगू का होगा उसमें हम 2008 तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पार्ट 2 में जो है वो कंटेम्पररी एरा और फिर जो वे फॉरवर्ड उसकी तरफ देखेंगे। देखिए, हमने जैसे शुरू में बात की कि पाकिस्तान एक रियासत बनी ऑफ डीकोलोनाइजेशन, तो यहाँ पे जो कॉलोनियल रेमिनिसेंट्स थे बरतानिया के वो मौजूद थे। फिर एट द सेम टाइम एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे जिसकी वजह से मिलिट्री ऑक्युपाइड द सेंट्रल स्टेट। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में फॉर एग्जांपल द लीडरशिप ऑफ द जिन्ना वाज वेरी मच देयर, इवन लियाकत अली खान वाज adored as a leader. Then failure of All India Muslim League, which later became Pakistan Muslim League, to consolidate the state, accompanied with the external security threat and heavy investment in the defense sector, actually led to the imbalance in the relationship. फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउ पाकिस्तान joined यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड became part of the capitalist world order that eventually had a larger impact on the overall general health of the civil military relations, as well as, for example, on the overall state of the state institutions in Pakistan. इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री का तो हाउ एक स्टेट तशकील में जो है वो पैदा कर ली, एंड इंडियन फोर्सेस वर कैप्टेड, दे कंसोलिडेट भी कर ली रियासत, अंदरूनी तौर पर आजाद तहरीकें जो है वो वरना शुरू हो गई। देन मिलिट्री हैड ऑब्वियसली द रोल, बट देन एज इट इज सेड कि power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So the gradual, let's say, increase in power led to more challenges within administrative and bureaucratic system. 1947 से 48 का जो 58 का जो टाइम पीरियड है, ये पहली इरा है जिसको हम समझ लेते हैं। जिन्ना साहब की डेथ हो गई, लीडरशिप डिवाइड पैदा हो गया, अब बड़ा मुश्किल हो गया कि हम किस तरीके से मुल्क को लेके चले।
उसके बाद 7 वज़राए आज़म, 8 कैबिनेट ताकत में आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि देयर वाज नो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. सो सिविल ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस हु चोज टू पार्टनर विद द मिलिट्री in order to smoothly achieve their political objectives actually paved way for the military to come into the politics. फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि how state was capitulated. And finally, the military strengthened itself as institutional affairs और दीगर जो affairs हैं इनके ऊपर भी control हासिल कर लिया. Eventually इसके अंदर मिर्जा ने state of emergency impose कर ली. Then Ayub Khan ने take over कर लिया and he was unceremoniously expelled out of country. केस स्टडी देख लें 1958 के मार्शल लॉ की. जनरल सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया 1958 में 7 अक्टूबर को. कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2.5 साल बड़ी मुश्किल से हुए थे एब्रोगेट किया. नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि बहुत ही थोड़े अर्सा हुआ था उन्हें वर्क किए हुए, दे वर आल्सो डिसमिस्ड एंड देन होल स्टेट स्ट्रक्चर वाज सेंट्रलाइज्ड. एक होती है ना कि एक मेंटालिटी होती है कि मैं बस एक जुमले से कह दूं, जैसे लुइस 14 कहता था कि आई एम द स्टेट. तो मार्शल लॉ हैज दैट वेरी मेंटालिटी कि आई एम द लॉ, आई एम द पावर, आई एम द स्टेट. तो इसमें पर्टिकुलरली हमजालवी और आयशा जलाल का ख्याल है कि ये जो मार्शल लॉ था इसके पीछे मल्टीपल और भी फैक्टर्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज फियर ऑफ जनरल इलेक्शन, क्योंकि 1959 में वो होने वाले थे और ये ख्याल किया जा रहा था कि कहीं पॉलिटिकल फोर्सेस अपने आप को ऑर्गेनाइज ही ना कर लें और जो अभी तक इंस्टीट्यूशनल सुपीरियरिटी जो अचीव हो चुकी है वो सारी की सारी रिवर्स ना हो जाए. लेकिन उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन अब्रोगेट किया गया तो जुडिशरी का भी रोल सामने आ गया कि हाउ अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी द होल मिलिट्री coup was justified, not just justified but then sanctioned to actually work, जो कि फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने उसकी जो है वो कॉस्ट पे. एक ही जस्टिस थे, जस्टिस कॉर्नेलियस. हम लाहौर में होते थे व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो लाहौर में अब भी एक अंडरपास है, जस्टिस कॉर्नेलियस अंडरपास. आप में से किसी का जाना हो तो वो कोई वहां पे देख ले. तो ही वाज समवन, उसने कहा कि ये जो आइडिया वो गलत है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इस मकसद के लिए नहीं है. बट देन अगेन वी सॉ दैट हाउ सुपरफिशियलिटी ऑफ द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स weakened the parliamentary institutions and the civil society and eventually paved the role and the influence of the military in Pakistan. और फिर हमें मार्शल लॉ देखने को मिला और भी सारी बहुत सारी कंडीशंस थी. मसलन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट एनवायरनमेंट था, वीक एंड डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टीज थी, ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी ओवर सिविल इंस्टीट्यूशंस था. ये भी था. आप अगर कंटेम्पररी इन बातों से रेलेवेंट बनाए ना तो अभी ये बातें फिर आप रेलेवेंट बना सकते हैं. 1960s का दौर हमने देखा कि मिलिट्री के फाइनली पावर के ऊपर गिरफ्त हो गई. 1958 से 71 तक का जो दौर था उसमें तो अयूब खान बिकेम दी सोल सुपर पावर इन पाकिस्तान. और इसी दौर में हमने देखा कि जहाँ पे पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि लिमिटेड लेवल पे हुई. मिलिट्री दौर में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें एलीट को ही ज्यादा बेनिफिट होता है. अब उस दौर में अब भी कहा जाता है कि जी 22 फैमिलीज थी जिन्होंने सारे का सारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो ले लिया. सो उस दौर में फिर मिलिट्री के जो कॉर्पोरेट ट्रस्ट हमने पढ़े कि जी फौजी फाउंडेशन भी बन गई है, अस्करी बैंक भी बन गई है, हर चीज बन गई. इट इज फौजी सीमेंट है, इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो बन गई. 1969 में अयूब खान बिकेम हाईली पॉपुलर. 67 में इलेक्शंस होने थे. इलेक्शंस क्योंकि बासठ में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, 67 में तमाम जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने एग्री कर लिया कि हम अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ें. तो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जनाब को अपना एक मुतफ़िका उम्मीदवार बना दिया. अब इट वाज वेरी मच अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान व्हेन शी वाज क्लेम्ड टू बी द एजेंट ऑफ रॉ. ये बड़ी हेडलाइंस हैं, आप अखबार में कभी देखें, बट देन दैट्स वेरी ट्रेजिक पार्ट ऑफ पाकिस्तान. याह्या खान पावर में आए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस आ गया, इलेक्शंस कराए गए, लेकिन इलेक्शंस वर अगेन dismissed and the military action in Bangladesh finally led to separation of
let's say West Pakistan from East Pakistan, East Pakistan from West Pakistan, so to say, और फिर एक नई हमें पावर इक्वेशन पाकिस्तान में नजर आती है। यह ईयर्स में आप ये भी देख लें कि देयर वाज अ जनरल रिवोल्ट। इसको आप कभी भी जब आप इस केस पॉइंट को एनालाइज करें तो आप कभी भी ना भूलें। 1970s के इलेक्शंस भी हुए और इलेक्शंस में अब तो कैटेगोरिकल गेम क्लियर थे। आप देखें 1959 में इलेक्शंस होने वाले थे, वो नहीं हुए। फिर 1967 में होने वाले थे, वो नहीं हुए। अल्टीमेटली 1970s में हुए। तो इट वाज द 23rd ईयर ऑफ पाकिस्तान दैट देयर वाज नो जनरल इलेक्शन। सो ये जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो टसल वाली बातें हैं वो फिर आप नोट कर सकते हैं। And that actually derailed the plan of the military regime to retain the continued influence for the larger time to come. उसके बाद ये जो है वो नया पाकिस्तान बना। एक तो नया पाकिस्तान बना था 1947 में, फिर नया पाकिस्तान बना 1971 में, और उसमें फिर एक कमीशन बनाई गई कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग इन ऑल दीज इयर्स, हमूदुर रहमान कमीशन, बट इट्स डिटेल्स वर नेवर मेड पब्लिक। और ये जो दौर है इसे हम कंसोलिडेशन का दौर भी कहते हैं कि 1971 ऑनवर्ड पाकिस्तान में जो है वो फिर नई रियासत को कंसोलिडेट किया गया, जो कि मिलिट्री के लिए वो जो इग्नोमिक सरेंडर था, दैट वाज एन एम्बैरसमेंट। तो इट वाज थॉट कि मिलिट्री मस्ट फोकस ऑन इट्स रीऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म एंड लिमिट इट्स इन्फ्लुएंस इन दी सिविलियन अफेयर्स। फिर भुट्टो साहब ने एक और बात कर रही थी कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF बना ली थी, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हालात खराब होते हैं पॉलिटिकल, तो मिलिट्री इज कॉल्ड इनटू द सिविलियन एड एंड दैट्स समथिंग वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, बट देन दिस इज समथिंग दैट इज लीडिंग टू द क्राइसिस। तो ये फिर ख्याल किया गया कि नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ये करना चाहिए कि एक अलग फोर्स डेवलप की जाए जो कि इस तरह की जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको डील करे। तो इस ये जो टाइम था इसमें हमने देखा कि बहुत ही चेंजेस आ गए, स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ गए, खासतौर पर मिलिट्री की जो है वो मैनेजमेंट है। मसलन आप अभी देखते हैं कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई गई है, वो इस दौर में बनी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में के अंडर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया, प्राइम मिनिस्टर के अंडर सारे कंट्रोल आ गए, और जो आर्म फोर्सेस के मुख्तलिफ जो ट्राई सर्विस के चीफ हैं उन सबको इक्वल स्टेटस मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक बड़ा मसला भी था कि कमर्शियल वेंचर्स जो मिलिट्री के थे वो अब भी थ्राइविंग थे, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, बट देन ही फेल्ड। भुट्टो ने थोड़ा सा आर्मी को पॉलिटिसाइज भी किया in order to meet his own personal political agenda। जनरल गुलसन थे उस वक्त, क्योंकि नए सिरे से सारे ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, उसने इस ट्रेंड को डिस्करेज किया। और उसके बाद फिर भुट्टो ने आउट ऑफ एज आके जनरल ज़िया-उल-हक को आर्मी चीफ बना दिया, दैट लेड टू द क्राइसिस। अब इस दौर के बाद जैसे ही जनरल ज़िया-उल-हक पावर में आते हैं तो again the situation takes constantly further worse। पहला तो ये कि मिलिट्री को led to the end of the civilian government rule, और ये भी अनसर्टेन था कि कितने दौर के। फिर ये था कि इतने बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को ना सिर्फ ओवरथ्रो कर लिया बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, फांसी में भी चढ़ा दिया गया। So that eventually led to the politics of resistance। तो मैस जो पॉलिटिक्स थी उसमें जो मिलिट्री की एक्सेप्टेबिलिटी थी वो बड़ी कम हो गई। फ्री इलेक्शंस के वादे किए गए वो नहीं हुए। इवेंचुअली 1988 में जो है वो ज़िया-उल-हक की अपनी जब वो डेथ हो गई। उन्होंने अपना एक प्राइम मिनिस्टर रखा था मोहम्मद खान जुनेजो, लेकिन उसके साथ भी ताल्लुकात खराब रहे। 58(2) भी इंट्रोड्यूस कराया गया, 8th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई गई जिसकी तहत ज़िया-उल-हक बिकेम अमीरुल मोमिनीन ऑफ ऑल द मुस्लिम लीग, पर्टिकुलरली ऑफ पाकिस्तानीज। तो इस तरह के जो वेंचर्स थे दे एक्चुअली वीकेंड द होल अपैरेटस। जनरल ज़िया के रूल का अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो अब भी इस रूल को देखा जाता है एज एन एरा ऑफ ऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि ऐसी ड्रैकोनियन मेजर्स वहां पे पूरे मुल्क में जो है वो लगाई गई, जिसकी वजह से अभी तक की जितनी सारी लेट्स से डेवलपमेंट थी वो सारी रिवर्स। मेजर डेवलपमेंट्स ये थी कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, तमाम तर जो पोलिटिसाइजेशन थी सोसाइटी की लाइक लेबर एंड स्टूडेंट यूनियंस उनको बैन किया गया, मीडिया को अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल में जो है वो लाया गया, PPC जैसे कवानीन को
अमेंड किया गया और उन तमाम तर सहाफती जो जर्नल थे उनके ऊपर पाबंदी लगाई। पब्लिक प्रोटेस्ट बिकेम अ फार क्राई। उसके बाद ये भी था कि उन दिनों पर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल था वो ज्यादा बढ़ता गया और इन्हीं दिनों में हमने देखा कि हाउ रिलीजियस पेनिट्रेशन इन आर्म फोर्सेस था, रिलीजियस एथोस बिकम एसओपीज फॉर द आर्मी। और ये इसके ऊपर जो है वो जिहाद का भी असर था। एट्थ अमेंडमेंट, आर्टिकल 58 टू बी, ये सारी की सारी ऐसी चीजें थी जो कि प्रेसिडेंट को, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का, गेव हिम अ लॉट ऑफ पावर। 1988 से लेकर 1999 तक का जो दौर है, दैट वाज द एरा ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर डेमोक्रेसी। अब इसमें एक तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपने भी एक दूसरे के खिलाफ थी, बट देन अगेन द मिलिट्री हैज आल्सो द रोल इन वीकनिंग देम ऑल एंड वीकनिंग देम टुगेदर। सो हमने इसमें फिर ये देखा कि हाँ, अभी अभी जनरल हमीद गुल को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है कि वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। लेकिन ही वेंट ऑन सेइंग पब्लिकली दैट ही वाज पेड, ऐसा वाज गिवन रोल पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू हिम, कि भाई वो किस तरीके से मोहतरमा की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें। देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, बट देन अगेन ये वो जो रोल था मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिया के दौर में, उसने पॉलिटिकल लीडर्स को वीकन करने की सारी कोशिश की। सिविल मिलिट्री इक्वेशन वाज अनसीजिंगली डोमिनेटेड बाय मिलिट्री। Even the country witnessed a decade of democracy between 1988 and 1999। और उसमें अभी भी डिबेट ये चल रही थी कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ रिलेशंस होने चाहिए, दोनों टाइप ऑफ जो रिलेशंस हैं उनमें। मुशर्रफ एरा, इसमें काफी सारी तब्दीलियां आई। तो मुशर्रफ जो है वो पावर में आया, तो अल्टीमेटली दैट देयर वाज द एंड ऑफ द सिविलियन पावर और मिलिट्री केम इनटू मेनस्ट्रीम। डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा ही कंसोलिडेट हो गई। काफी सारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो कि पहली वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने सस्पेंड की थी, वो दोबारा से सामने आ गई। इवन मुशर्रफ के इंटरव्यूज हैं, अभी आप देख लें यूट्यूब पे। उसने कहा कि ये आइन मेरे लिए कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी में जो है, टोकरी में जो है वो फेंक दिया जाए। So all these developments actually affected the CMR in Pakistan. Nowadays, Recording in progress. रीस्टार्ट किया गया और मिलिट्री रिजीम का ऑफिस सिविलियन अफेयर्स में जो इंटरफेरेंस था वो बढ़ गया। 3-4 फेवरेट जो है वो मुजरा आजम रखे गए। अकबर भुट्टी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, फिर मीर जफरुल्लाह जमाली को वजीर आजम बनाने की बात की गई। सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स वर वेरी मच पेनफुल एंड लेड टू सच अ स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस कि पर्टिकुलरली जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें तो बिल्कुल दे वर थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री और न्यू पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनाई, जैसे मुत्तहिदा मजलिस अमल है, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, एंड देन सो। अब ये हमारी गुफ्तगू का पार्ट 1 है। 2008 में ऑब्वियसली फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है। नाउ मुशर्रफ के खिलाफ एक आर्मी चीफ, ये जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको मैन हैंडलिंग का जो वाक़या आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में, उससे जो है वो बालों से पकड़ कर घसीटा जाता है। सो दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिगरिंग पॉइंट। तो उसके बाद फिर जनरल क्यानी टुक दी रेंस एंड ही अटेम्प्टेड टू रिस्टोर द मिलिट्रीज इमेज कि नहीं भाई, अब मिलिट्री को एक प्रोफेशनल फोर्स होना चाहिए। फिर हालात भी बड़े खराब हो गए, लायर्स मूवमेंट शुरू हो गई, टीटीपी का इमरजेंस हो गया। सो इट डिमांडेड, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई। सो ऑल दीज इवेंट्स लेड टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम 2008। और फिर वहां से फिर अगेन मिलिट्री का जो रोल था वो प्रॉपर अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इट बिकेम वेरी मच सिक्योरिटी सेंट्रिक।
तो दैट इज पार्ट 1 ऑफ अवर डिस्कशन। यहाँ से फिर हम अपनी जो गुफ्तगू है वो फिर हम सेकंड पार्ट जो होगा लेक्चर का उसमें करें। Recording stopped. ओके, यहाँ पे हम गुफ्तगू को अभी एंड कर रहे हैं। कल हम फिर यहाँ से एक हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे और साथ में हम ये गुफ्तगू भी करेंगे, ताकि आपकी ना एक जो क्लास है उसमें हम थोड़ा सा जो मैं पहले चीजें कवर कर ली, मैं वो चीजें आपको डिस्कस कर लूँ, साथ में जो नई चीजें हम उनके ऊपर भी बात करें। ठीक है, ऑन दिस नोट वी एंड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पैशन।